छात्रों को नमस्कार। आज का हमारा ये एपिसोड भाग द्वितीय हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उससे संबंधित है और इसमें मैं आपके लिए लाया हूँ आज हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। तो देखिए आप, इसके पहले वाला जो एपिसोड था उसके अंतर्गत मैंने आपको ये बताया था कि किस प्रकार से हिंदी के अंदर नाटकों की जो शुरुआत है, नाटकों का जो प्रारंभ है वो भारतेंदु युग से माना जाता है। यानी भारतेंदु जी के जो पिताजी श्री गिरधर दास थे, उनका जो नहुष नाटक है उसे हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। और भारतेंदु जी के पहले जो नाटकों की परंपरा थी वो हमारे को संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के अंदर देखने को मिलती है। रीति काल में जिन कुछ नाटकों के हमने आपको एक आध बार नाम गिनाए थे, पहले भी बताया था, जैसे उदाहरण के लिए प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक या हृदय राम का हनुमान नाटक आदि। तो ये जो रचनाएं थी, ये रचनाएं वास्तव में नाटक न होकर के ये पद्यात्मक प्रबंध है। तो इन पद्यात्मक प्रबंधों के अंतर्गत जो शैली रखी गई वो नाटकीय शैली रखी गई थी, संवादात्मक शैली रखी गई थी। इसलिए कई विद्वान इनको भी नाटकों की श्रेणी में मान लेते हैं। परंतु मुख्य रूप से नाटक के जो तत्व होते हैं, कथानक, पात्र, चरित्र आदि, जिनके माध्यम से नाटकों की रचना हम वर्तमान के अंतर्गत देखते हैं, मानते हैं, तो इस प्रकार का जो नाटक था वो नहुष के माध्यम से जो है माना जाता है। और नहुष के बाद हम देखते हैं कि भारतेंदु जी ने अपने नाटकों की रचना प्रारंभ कर दी थी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हिंदी नाटक के उद्भव और विकास का जो पहला काल है, जो प्रथम खंड है, उसे हम भारतेंदु काल के नाम से जानते हैं। तो भारतेंदु जी ने, देखिए आप, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हिंदी नाटक को एक नई दिशा प्रदान की। वास्तव में जिसे हम नाटक कहते हैं, नाटक के अपने जो तत्व होते हैं, कथानक के, पात्र, चरित्र, देश काल, वातावरण, उद्देश्य, सारी जो चीज़ें हैं उन्होंने एक नए और वैज्ञानिक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत की और हिंदी नाटक को उन्होंने एक मजबूत आधार प्रदान किया। जब भारतेंदु जी ने अपने नाटकों की रचना प्रारंभ की तो देखिए उनकी देखा देखी, उनका अनुकरण करते हुए अनेक जो विद्वान थे, दूसरे जो रचनाकार थे, उन्होंने भी नाटकों की रचना प्रारंभ करना शुरू किया। तो एक प्रकार से ये भारतेंदु जी का जो युग था, हिंदी नाटक का जो प्रथम काल था, भारतेंदु काल था, इसमें नाटकों की बाढ़ आ गई। अब देखिए सवाल ये है कि ये नाटकों की शुरुआत जैसे ही हुई तो एक साथ इनका तेजी के साथ इतना विकास क्यों हुआ। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि उस समय राष्ट्रीय आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। और देखिए राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि जनता को जागृत करने के लिए उस समय हमारे पास में आज के टेलीकम्युनिकेशन के जैसे संचार के साधनों की बहुत कमी थी। तो ये जो रचनाकार थे अपने नाटकों के माध्यम से क्या करना चाह रहे थे, जनता को जागृत करना चाहते थे, जनता को एक प्रकार से देश प्रेम की भावना से परिपूर्ण करना चाहते थे। समाज की जो बुराइयां थी उन बुराइयों को समाज के सामने प्रकट करना चाहते थे और भारतीय जनता को देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की ज्योति से परिपूर्ण करके उसको सामाजिक उत्थान के मार्ग पर ले जाना चाहते थे। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो रास्ता नजर आया वो नाटक का था। इसीलिए रचनाकारों ने क्या किया, नाटकों की रचना के ऊपर अपना ध्यान देना प्रारंभ किया। देखिए भारतेंदु युग के अंतर्गत जो कई रचनाकार हुए, उन्होंने अपने नाटकों की बहुत अच्छे और व्यापक मात्रा में रचना की। अब हम देखते हैं कि यदि इस जैसे भारतेंदु स्वयं, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, इस टाइप के बड़े बड़े जो रचनाकार थे, उन्होंने अपने नाटकों की रचना की। ये जो नाटक रचे गए, देखिए नाटकों की कुछ अपनी प्रवृत्तियां भी रही, उन नाटकों की अपनी कुछ विशेषताएं भी रही। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही नाटकों की, हम देखते हैं कि विषय की दृष्टि से इनके जो नाटक रहे वो बहुत विविधता से परिपूर्ण रहे। यानी रचनाकारों ने अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर, अपने अपने भावनाओं के आधार पर उन्होंने क्या किया, नाटकों की रचना की। जैसे ज़्यादातर नाटक जो रचे गए वो पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों पर रचे गए। देखिए पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों पर नाटक रचने में रचनाकारों को बहुत ज़्यादा सुविधा थी। कारण क्या था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उस समय हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, देश में राष्ट्रीयता की भावना और देश प्रेम की भावना, राष्ट्रीय चेतना जगाना आवश्यक था। हम देखते हैं कि प्राचीन काल के अंतर भी हमारे यहाँ इतिहास में ऐसी विपरीत और संघर्षमय परिस्थितियां तरी। हमारे यहाँ काफ़ी बाह्य आक्रमणकारी आए थे और बाह्य आक्रमणकारियों ने क्या किया, हमारे देश को लूटने का प्रयास किया, परेशान करने का प्रयास किया। और अत्यंत प्राचीन काल में, इतिहास और पुराण के समय भी हम देखते हैं, अगर हम ज़्यादा विश्लेषण न करें तो सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पे देवदानव युद्ध होते हैं, कृष्ण का कंस से युद्ध होना या अन्य अत्याचारियों से युद्ध होना, राम का जो रावण से युद्ध होना, ये सारी जो चीज़ें थी, राजा हरिश्चंद्र का अपने सत्य के मार्ग के ऊपर चलना, कितने संकटों को पार करते हुए सत्य को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना। तो ये इस प्रकार के जो हमारे पौराणिक पात्र थे, इन पौराणिक पात्रों को ज़्यादातर रचनाकारों ने आधार बनाया और आधार बना करके उनके माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया कि
आज जो हमारी परिस्थिति चल रही है, परिस्थिति आज की कोई नवीन परिस्थिति नहीं है, ये इतिहास और पुराण के समय से हमारी ये स्थिति चली आ रही है। तो हमारे को क्या करना चाहिए, इस परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए, इस परिस्थिति से संघर्ष करने के लिए हमारे को धैर्य, दृढ़ संकल्प, निष्ठा और जो है हमें आत्मबल की आवश्यकता है। हम अपनी शक्ति के बल पर, अपने आत्मबल के आधार पर हम इन सारी परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादातर रचनाकारों के जो विषय रहे, देखिए आप इस काल के नाटकों के कौन कौन से रहे, वो ज़्यादातर ऐतिहासिक विषयों पर आधारित रहे। पौराणिक पात्रों को इन्होंने अपना आधार बनाया, है ना, और ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों के माध्यम से इन्होंने समाज को एक नई दिशा, एक नया संदेश देने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कुछ रचनाकार ऐसे थे जो बिल्कुल वर्तमान की समस्याओं पर आधारित थे, यानी कि समसामयिक उपादान जिनको अपन बोल सकते हैं साहित्य की भाषा में। सामाजिक विषयों पर आधारित नाटक भी उन्होंने लिखे, और सामाजिक विषयों पर आधारित नाटक लिखते हुए तत्कालीन समाज की जो समस्याएं थीं, उन समस्याओं को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने का प्रयास किया। साथ ही सुधारवाद, उपदेश और नीति संबंधी जो बातें थी वो उनके नाटकों में हमें पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। इन सब के अलावा एक चीज़ और बता दूं कि प्रतीकवादी, रोमानी और रहस्य जो नाटक थे, यानी जिनमें प्रेम और स्नेह की भावना, लेकिन वहाँ प्रेम और स्नेह के साथ साथ भी राष्ट्रीय चेतना, देश के प्रति प्रेम की जो भावना है, वो हमें इन नाटकों के अंतर इस काल में ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो देखिए, ये सारी चीज़ों को साथ में लेते हुए भी इस काल के नाटककारों की, यानी विशेष रूप से भारतेंदु जी की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही। वो विशेषता क्या रही कि सामाजिक उपदेश, नीति, सारा सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपने नाटकों से मनोरंजकता का जो गुण होता है उसको किसी भी स्थिति में हटने नहीं दिया। यानी मनोरंजन, और मनोरंजन के साथ साथ समाज सुधार एक प्रकार से इन नाटकों का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा। देखिए, हम इस बात को जानते हैं कि ये जो रचनाकार थे, ये भारतीय जनता की इस मनोवृत्ति से परिचित हो चुके थे कि केवल यदि हम किसी को सादा उपदेश देंगे, किसी को नैतिक उपदेश देंगे, तो हमारे साधारण उपदेश अथवा नैतिकता को किसी भी स्थिति में ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो उस नैतिकता का उपदेश देने के लिए, समाज सुधार का उपदेश देने के लिए इन रचनाकारों ने मनोरंजन को अपना आधार बनाया, व्यंग्य को अपना आधार बनाया, प्रतीकात्मकता को अपना आधार बनाया, हास्य को अपना आधार बनाया। तो हास्य, मनोरंजन, प्रतीक, व्यंग्य, इन सारी चीज़ों को साथ में लेकर के इस प्रकार की रचना शैली का निर्माण इन रचनाकारों ने किया कि भारतीय जो जनमानस था वो इन नाटकों की ओर अग्रसर होने लगा, और इन नाटकों के माध्यम से देश में चेतना और जागृति जो है फैलने लगी। देखिए, भारतेंदु जी का नाटक आपने सुना होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा, कितना जबरदस्त व्यंग्य के रूप में उस समय की जो खोखली प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी उनके ऊपर किस प्रकार की वो चोट करता है। भारत दुर्दशा किस तरीके से भारतीय स्थिति का वर्णन करता है, या उनका जो नाटक है राजा सत्य हरिश्चंद्र के ऊपर लिखा गया हरिश्चंद्र नाटक है, किस तरीके से व्यक्ति को ये प्रेरित करता है कि हमें सत्य के, भले जीवन में संकट आए किंतु हमें सत्य के मार्ग को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारतेंदु काल के जो रचनाकार थे उन्होंने भारत की इन सारी परिस्थितियों को समझा, और इन परिस्थितियों को समझते हुए अपने नाटकों की पर्याप्त मात्रा में इन्होंने रचना की। तो मनोरंजन और मनोरंजन के साथ सामाजिक उपदेश इस युग के नाटकों का सबसे महत्वपूर्ण रहा। भाषा की दृष्टि से हम देखते हैं कि रचनाकारों ने ज़्यादातर क्या किया, पूरी तरह जो जनमानस की भाषा थी, जो खड़ी बोली थी, जन चेतना की भाषा थी, जो जिसका उपयोग आम जन कर रहा था, उस आम जन का प्रयोग करते हुए इन्होंने अपने अपने सारी रचनाओं को प्रकट करने का, अपने रचनाओं को रचने का प्रयास किया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस हिंदी नाटक की जो शुरुआत है, हिंदी नाटक का जो प्रारंभिक रूप है, वो हमें भारतेंदु काल से देखने को मिलता है। स्वयं भारतेंदु जी ने विभिन्न प्रकार के नाटकों की रचना की, उन्होंने कई मौलिक नाटक लिखे, उन्होंने कई नाटकों का अनुवाद भी किया। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कपूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, वेदी की हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, विशस्य विस्मोषदम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम योगिनी आदि कई नाटक उनके काफ़ी चर्चित रहे, काफ़ी लोकप्रिय रहे। इन सारे नाटकों में रचनाकार ने क्या किया, अलग अलग विषयों को लिया, अलग अलग विषयों को लेकर के अपने भावनाओं को प्रकट करने का उन्होंने प्रयास किया। यह भारतेंदु जी के अलावा देखिए लाला श्रीनिवास दास का योगदान भी इस काल के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने रणधीर प्रेम मोहिनी नामक नाटक लिखा, इसी प्रकार से संयोगिता स्वयंवर लिखा। तो इन नाटकों के माध्यम से किस तरीके से उन्होंने रणधीर प्रेम मोहिनी जो है एक प्रकार से हिंदी का प्रथम दुखांतक नाटक माना जाता है, किस तरीके से उसमें प्रेम की भावनाओं को आहत होते हुए उसका कितनी परेशानियों को भुगतते हुए उसके जो नायक होते हैं वो अंत में अपने प्राणों को त्याग देते हैं। तो ये जो स्थिति हमारे को देखने को मिलती है,
इसी प्रकार से बालकृष्ण भट्ट, उनका जैसे नल दमयंती स्वयंवर, नई रोशनी का विष, या जो है जैसा काम वैसा परिणाम, इस प्रकार के जो नाटक उनके रहे और उन्होंने किस तरीके से उन सारे नाटकों के माध्यम से एक नई चेतना हमारे को प्रतिपादित की। राधा चरण गोस्वामी का बूढ़े मुंह मुआ से मनोरंजन के साथ नैतिक उपदेश, हास्य, व्यंग आदि सारी चीज़ों को इन रचनाकारों ने लिया। इसी प्रकार से जैसे किशोरीलाल गोस्वामी का मयंक मंजरी या और भी कई प्रकार के जो नाटककार इस काल में हुए। तो कहने का मतलब युवा कि भारतेंदु और उनके साथियों ने मिलकर के नाटक के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में हिंदी नाटक को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, और हिंदी नाटक को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात जो रही वो ये रही कि उन्होंने समाज के अंदर जागृति और संदेश फैलाने का भी पूरा प्रयास जो है इस संदर्भ में किया। धन्यवाद।